सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं आप लोगों से कि समय की कमी के कारण मैं थोड़ा लेट ये वीडियो आपके लिए पोस्ट कर रहा हूं। तो आज कुछ मेरे पास समय था तो आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि जो रोमन साम्राज्य के अभी तक हमने 8 लेक्चर पढ़ चुके हैं हम लोग, तो उसका 9वां लेक्चर आप लोगों के सामने पेश करें। इसके बाद जो अगला हमारा वीडियो आएगा वो हमारा जो चैप्टर है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, उसका आखिरी और 10वां लेक्चर होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों के बारे में। तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आपकी स्क्रीन में मैंने यहाँ पे लिखा है रोमन साम्राज्य, सामाजिक जो श्रेणी थी उसके बारे में ये आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। तो प्रारंभिक रोमन साम्राज्य का जो इतिहासकार था उनका नाम था टैसिटस। तो इन्होंने जो रोमन साम्राज्य था उस समय उनकी 4 जो सामाजिक श्रेणी थी उसके बारे में बताया था। पहले हम जान लेते हैं वो 4 सामाजिक श्रेणी कौन कौन सी थी, उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। और आप देखेंगे कि आने वाले जो आपके क्लास 11th के एग्जाम होंगे तो वहाँ ये जो श्रेणियाँ हैं, सामाजिक श्रेणियाँ, सेनेटर, अश्वारोही, दास या कमीनकारू, इनके बारे में पूछा जाएगा। तो इनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत बात करेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका हम इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये हमारी किताब में दिया गया है, इसलिए इस टॉपिक का भी अध्ययन करना हमारे लिए ज़रूरी है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं जो इसी टॉपिक से निकल कर आते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगा कि वो दोनों प्रश्न कौन से हैं जो इस बार आपके जब वार्षिक एग्जाम होंगे उसमें पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो 4 वर्ग बताए थे टैसिटस ने। तो इसमें जो प्रथम वर्ग था, अभिजात वर्ग था, वो था सेनेटर। सेनेटर को उस समय पैट्रेस भी कहा जाता था। पैट्रेस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पिता। तो सेनेटर के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ भी लिया होगा, सीनेट के बारे में कि सीनेट क्या होता है, सेनेटर क्या होता है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा चर्चा करूँगा नहीं। सीधे बढ़ते हैं। दूसरे जो हमारी सामाजिक श्रेणी थी अश्वारोही। अश्वारोही एक जो थी उस समय एक प्रमुख सदस्य थे, रोमन साम्राज्य के एक प्रमुख सदस्य थे और इन लोगों को जनता का एक सम्मानीय वर्ग माना जाता था। उस समय इनका जो संबंध था, इस वर्ग में जो लोग थे उनका जो संबंध था वो साम्राज्य के महान घरानों से इन अश्वारोहियों का संबंध था। या तो आप ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले जो चैप्टर हैं वहाँ पर आप एक शब्द पढ़ेंगे नाइट, जो घुड़सवार सेनापति थे। तो अश्वारोही भी वही लोग थे। तो अश्वारोही के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि अश्वारोही या नाइट वर्ग, तो नाइट की मैंने बात कर दी थी, इसको हम नाइट वर्ग भी कहेंगे। आगे हम जब अपने आगे चैप्टर बढ़ेंगे, 3 वर्ग एक चैप्टर है हमारा, उसको हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर नाइट शब्द का प्रयोग हुआ। तो नाइट लोग असल में घुड़सवार होते हैं। तो ये अश्वारोही है, तो अश्व मतलब घुड़, रोही मतलब सवार। तो नाइट और अश्वारोही एक ही थे। ये जो था रोमन साम्राज्य का दूसरा सबसे शक्तिशाली समुदाय, ये अश्वारोही वर्ग था उस समय। और शक्तिशाली होने के साथ साथ ये लोग धनवान थे। मूल रूप से ये ऐसे परिवारों से थे जिनकी संपत्ति उन्हें घुड़सवार में भर्ती होने के लिए योग्यता प्रदान करती थी। यानी ये धनवान भी थे और अपने वंश परंपरा के कारण ये अश्वारोही भी बने। इसके अलावा इनका एक नाम था, इनको इक्वाइट्स भी कहते थे। इन जो अश्वारोही थे रोमन साम्राज्य में, इनको इक्वाइट्स भी उस समय कहा जाता था। ये लोग जो अश्वारोही थे, ये पहले तो अगर अश्वारोही है तो घुड़सवार हैं। दूसरा, ये लोग धनवान तो थे ही, धनवान होने के कारण ये लोग उस समय जहाज़ों के मालिक, पैसा था इनके पास, व्यापार ये करते थे, तो जहाज़ों के मालिक थे ये लोग। दूसरा, व्यापारी थे, जहाज़ों के मालिक हैं तो जहाज़ों के माध्यम से व्यापार करते थे।
तो ये लोग अश्वारोही वर्ग भी व्यापारी था। तीसरा, धनवान तो ये थे ही, हमने बात कर ली, तो ये साहूकार भी थे, लोगों को ऋण दिया करते थे रोमन साम्राज्य में। तो जो व्यापारिक क्रियाकलाप है, घुड़सवार होने के साथ साथ, एक अच्छा घुड़सवार सेनापति होने के साथ साथ, युद्ध लड़ने के साथ साथ ये जहाज़ों के मालिक थे, व्यापारी थे, साहूकार थे। बात कर रहे थे हम अश्वारोही की। तीसरा जो वर्ग था वो था कमीनकारू। इसको हम फूहड़ वर्ग भी उस समय कहा जाता था। और इनका जो काम था, ये जो इतिहासकार थे टैसीटस ने बताया था, इनका जो काम था वो था सर्कस या थिएटर में तमाशा दिखाना। ये था फूहड़ वर्ग कमीनकारों का उस समय काम। और लास्ट में जो थे वो थे दास। दासों की स्थिति आपने हमारे पिछले वीडियो में, अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो भी देखिए, वहाँ पर हमने दासों की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया है। तो वहाँ से आप दास के बारे में समझ जाएंगे कि दासों की स्थिति रोमन साम्राज्य में कैसी थी। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरी शताब्दी थी, वहाँ तक तो रोमन साम्राज्य में जो पहला वर्ग था, अभिजात वर्ग, सेनेट जो लोग थे, वो लोग धनवान थे। लेकिन जब चौथी शताब्दी आई, बात कर रहे हैं हम चौथी शताब्दी, इसको हम कहेंगे परवर्ती पुराकाल। तो चौथी शताब्दी को हम कहते हैं परवर्ती पुराकाल। इसके बारे में जो पूरा डिस्कशन होगा परवर्ती पुराकाल के बारे में, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कर दिया है। इस चैप्टर का जो पहला वीडियो है, दूसरा जो हमारा आने वाला जो लेक्चर होगा, इसका लास्ट जो 10वां भाग होगा इस लेक्चर का, इस चैप्टर का जो 10वां लेक्चर होगा, उस पर भी हम परवर्ती पुराकाल के बारे में चर्चा करेंगे और इस काल में कौन कौन से शासक हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो आपकी इतिहास की किताब में नहीं दिया गया है। तो परवर्ती पुराकाल में जब चौथी शताब्दी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम, जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम रोमन साम्राज्य के शासक बने, तो उस समय जो इतिहासकार टैसीटस ने जो प्रथम 2 समूह बताए थे, एक तो बताया था सेनेटर, दूसरा बताया था अश्वारोही। ये लोग आपस में, इन दोनों का समूह मिलकर एक अभिजात वर्ग बन गया। क्योंकि सेनेटर भी धनवान थे, अश्वारोही भी धनवान थे, तो ये दोनों मिलकर एक नया अभिजात वर्ग बन गया चौथी शताब्दी में। और उस समय ये जो अभिजात वर्ग था, अश्वारोही और सेनेटर को मिलाकर, इसमें जो लोग थे वो अफ्रीकी लोग भी थे और पूर्वी एशिया के मूल के लोग भी थे। ये लोग अभिजात वर्ग बन गए थे। तो तीसरी शताब्दी से पहले जो सेनेटर हुआ करते थे वो इतावली मूल के लोग थे। आपको पता होगा, आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो आप समझ जाएंगे। लेकिन जैसे ही कॉन्स्टेंटाइन प्रथम सम्राट बने, उस समय सेनेटर और अश्वारोही ने मिलकर एक नया अभिजात वर्ग बनाया, जिसमें सेनेटर भी शामिल था और अश्वारोही भी शामिल था, और इसमें अफ्रीकी मूल के लोग भी शामिल थे और पूर्वी एशिया के भी लोग शामिल थे। तो ये जो अभिजातीय वर्ग था, ये अभिजातीय व्यवस्था उस समय नहीं थी। तो जो लोग धनवान थे वो लोग अभिजात थे, चाहे वो इतावली हो, चाहे वो अफ्रीकी हो, चाहे वो पूर्वी एशिया हो। अब अफ्रीका और एशिया की बात हम करते हैं, तो जो प्रारंभिक 3 शताब्दी थी, ये अफ्रीकी उस समय दास बना के लेकर आया करते थे। एशिया के लोग उस समय दास बना के लेकर आया करते थे रोमन साम्राज्य में। लेकिन धीरे धीरे इनकी जो स्थिति थी वो मजबूत हुई। उसके बाद चौथी शताब्दी आते आते ये लोग वहाँ के जो अभिजात वर्ग में शामिल हो गए। और परवर्ती जो रोमन साम्राज्य हम बात करते हैं, अभी ये बात हम कर रहे थे पूर्ववर्ती, और ये बात करते हैं हम, हाँ, परवर्ती की बात करते हैं। और परवर्ती रोमन साम्राज्य में सेनेट उस समय धनवान था। लेकिन जब कॉन्स्टेंटाइन सम्राट बने, उस समय सेनेट और अश्वारोही मिलकर एक अभिजातीय वर्ग बना दिया। तो वहां पर जो था, जब सेनेट और अश्वारोही ये लोग मिल गए, जो अभिजात वर्ग बना, इसमें जो अधिकतर लोग धनवान थे, वो लोग धनवान होने के साथ साथ विशुद्ध रूप से सैनिक भी थे। इन सब के अलावा हमने जो इतिहासकार टैसीटस था, उन्होंने बताया था कि पहला वर्ग था अभिजात वर्ग, दूसरा जो लोग थे वो अश्वारोही थे, तीसरे थे कमीनकारू, चौथे जो थे वो थे दास। लेकिन दास से ऊपर भी एक वर्ग था जो एक विशाल जनसमूह था। उस समय एक
विशाल जनसमूह था। अब हम इस पर चर्चा करते हैं, ये जनसमूह कौन सा था। ये जनसमूह था कि जो लोग मध्यम वर्गीय लोग, जो राज्य की सेवा करते थे और उन पर निर्भर थे, राज्य की सेवा करते थे और उन पर निर्भर थे, इनका जो समूह था एक विशाल समूह था। और इनको उस समय ह्यूमिलिओरियस रोमन साम्राज्य में कहा जाता था। ये लोग थे ग्रामीण श्रमिक और बहुत से लोग जो स्थायी जागीर थी, स्थायी जागीर जैसे अभिजात वर्ग में शामिल हो चुके थे। अश्वारोही और पुराने जो सेनेटर थे उनकी जागीरों में काम करते थे। उनके जो औद्योगिक प्रतिष्ठान है, खनन है, औद्योगिक प्रतिष्ठान है, खनन प्रतिष्ठान है, प्रवासी कामगार है, जो अनाज की फसलें होती है, जो जैतून की फसल कटाई होती है, जो उस समय व्यापार के लिए निर्माण उद्योग होता है, तो वहाँ पर जो श्रम ये लोग करते थे ये विशाल जनसमूह करता था। लेकिन ये जो दास, इनकी स्थिति जो दास था, जो चौथा वर्ग हमने बात करी थी, चौथा समूह जो बात करी थी, उनसे अच्छी थी उस समय। ये बेहतर खाते पीते थे। बेहतर खाते पीते से कहने का मतलब है कि अच्छा खाना खाते थे और बड़ी संख्या में कभी कभार ये लोग जो काम करने वाले श्रमिक थे बड़े शहरों में पाए जाते थे। तो ये तो था रोमन साम्राज्य में सामाजिक स्थिति। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को मैंने जितना बताया आप लोग उसको समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण जो पार्ट है इस टॉपिक का उसकी ओर बढ़ते हैं। उसके लिए सीधे हम बढ़ते हैं अपनी किताब की तरफ। वहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के समझाऊंगा। उसके बाद कि आपका जो आने वाली परीक्षा है प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो हमारे सामने जो हमारी किताब का जो टॉपिक मैं आपको बताना चाह रहा था वो खुल चुका है। तो सीधे देखिए आप इस अपनी किताब की तरफ। तो यहाँ पर लिखा है कि परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों से, तो परवर्ती साम्राज्य और पूर्ववर्ती साम्राज्य के बारे में हम अपने कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज हम बिल्कुल भी इस पर बात नहीं करेंगे। तो हमारी स्क्रीन पर हमारी किताब का ये पेज खुल चुका है। जो सामाजिक श्रेणी जहाँ तक मैंने आपको बताया उससे आगे का है और यहीं से आपका जो आने वाली परीक्षा है वहाँ पर एक प्रश्न बनेगा जिसका आंसर आपको देना होता है। सामान्यतः ये प्रश्न 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है। तो उसकी यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो जब रोमन साम्राज्य का 2 काल थे, मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि एक काल था पूर्ववर्ती। थोड़ा सा ये जो हाइलाइटर है इसकी हेडिंग मोटी हो गई, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। एक था पूर्ववर्ती, दूसरा था परवर्ती। पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो यह इस काल में जो प्रथम 3 शताब्दी थी, पूर्ववर्ती काल जो था वहां पर जो व्यापार होता था वो चांदी के माध्यम से होता था। यानी कि सारा व्यापार चांदी की मौद्रिक जो प्रणाली थी उस पर चला हुआ था। व्यापार जितना भी होगा चांदी के माध्यम से होगा। ठीक है, यह आप लोग अपने दिमाग में सोच लें, सेट कर लें। क्योंकि स्पेन के खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई थी। तो प्रथम 3 शताब्दी तक जो व्यापार होता था वो चांदी पर होता था। तीसरी शताब्दी के बाद
जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन चौथी शताब्दी में रोम के शासक बने तो स्पेन की जो खान थी वहाँ से चांदी का जो उत्पादन था वो कम हो गया था या बंद हो गया था, और जो सरकार थी उसके पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी उपलब्ध नहीं थी। जिसके बाद जो कॉन्स्टेंटाइन सम्राट बने चौथी शताब्दी में, उन्होंने चांदी के स्थान पर सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और परवर्ती समूचे पुरातन काल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। तो आप समझ गए होंगे कि तीसरी शताब्दी तक तो जो व्यापार होता था वो सब चांदी के माध्यम से होता था, लेकिन जब व्यापार बढ़ा तो एक स्थिति ये भी आई कि चांदी की जो मात्रा थी वो कम हो गई, जिसके बाद कॉन्स्टेंटाइन ने सुधार किया इस पर और चांदी की जगह उन्होंने सोने को अपनाया, क्योंकि सोने के भी स्पेन और रोमन साम्राज्य में काफ़ी बड़े उस समय भंडार थे। तो जब उन्होंने ये किया तो उसके बाद हुआ क्या, आप देखिए आगे पढ़ेंगे हम। रोमन साम्राज्य के परवर्ती काल में नौकरशाही के उच्च तथा मध्य वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे। धनी क्यों थे इसका भी कारण है। जहाँ पहले चांदी में उनका व्यापार होता था, चांदी के रूप में उनको वेतन मिलता था, बाद में जो उनका वेतन था वो सोने के रूप में मिला। और आप जानते ही हैं कि सोना जो है चांदी से महंगा है, कम मात्रा में मिलता था। तो सोने में जब व्यापार हुआ तो जो अभिजात वर्ग और उच्च वर्ग थे उनको वेतन सोने के रूप में मिलने लगा, जिससे वो मालामाल हुए, उनके पास पैसे आए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन जैसी संपत्तियां खरीदने में लगाया। तो जब सोने में व्यापार होने लगा तो इसके कारण साम्राज्य में भ्रष्टाचार बहुत फैला। विशेष रूप से जो भ्रष्टाचार फैला वो न्याय प्रणाली, सैन्य आपूर्तियों के प्रशासन में उच्च अधिकारी और गवर्नर लूट खसूट और लालच के लिए कुख्यात हो गए। कारण सीधा सा था, चांदी की जो कीमत थी वो सोने से कम थी। तो सोने में जब हुआ तो लूट खसूट रोमन साम्राज्य में फैल गई, और जो उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी इस प्रकार के भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए लगातार उसने हस्तक्षेप किए और उन्होंने अनेक कानून भी उस समय बनाए। और जो इतिहासकार थे और बुद्धिजीवी थे उस समय के, उन्होंने इन भ्रष्ट कानून के बारे में खुलकर निंदा की है, जो आपके कोर्स में नहीं है। आप अगर बीए में या एमए में जाएंगे तो आप वहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताया जाएगा। तो फिलहाल जितना हमारी कोर्स में है हम केवल उतनी ही बात करते हैं। और जो उस समय रोमन राज्य था वो तानाशाही पर आधारित था, और सरकार का विरोध जो करता था उस समय उसके विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई उस समय की जाती थी। तो ये जो आज हमने बात करी, हालांकि इस टॉपिक को लेके कभी कभार ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन सामाजिक श्रेणियों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर एक बार तो मैं अपने मन की बात कहूँ, मैं चाह रहा था कि मैं इस टॉपिक को आप लोगों को नहीं बताऊं, लेकिन बाद में मैंने कहा कि अगर हमने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमारे जो व्यूअर हैं, जो बच्चे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो अपने चैप्टरों को पूर्ण रूप से समझें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। लेकिन इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आप उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षार्थी हैं तो जल्द ही 20 अप्रैल के बाद कभी भी आपकी परीक्षा हो सकती है, या आप अदर स्टेट के हैं तो वहाँ के जो परीक्षा कार्यक्रम है उसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो जो उत्तराखंड बोर्ड में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, या अन्य बोर्ड में भी मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो प्रश्न क्या है और उसका जो आंसर है वो आप किस तरीके से लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, आप कभी भी कोई परीक्षा 11 की आप जितने भी बच्चे हैं परीक्षा देंगे तो वहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मेरे 10 साल के कैरियर में कम से कम 8 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो प्रश्न है कि आपका प्रश्न आएगा, आपको क्या लगता है कि रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा को ढालना क्यों बंद कर दिया होगा, और वह सिक्कों के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग करने लगे।
तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। एक बार फिर आप लोगों के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि रोमन साम्राज्य में चांदी की मुद्रा को ढालना क्यों बंद कर दिया होगा और वह सिक्कों के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग करने लगे? तो ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाता है। अब आप सीधी सीधी समझ लीजिए, प्रश्न पूछा गया है कि जो 3 शताब्दी थी, प्रथम 3 शताब्दी थी रोमन साम्राज्य में, वहां पर तो जो व्यापार होता था वो विशुद्ध रूप से, जो वस्तु विनिमय होती थी, जो व्यापार होता था वो चांदी के रूप में होता था। ठीक है, चांदी के रूप में होता था। लेकिन बाद में कॉन्स्टेंटाइन ने इस चांदी की जगह सोने का इस्तेमाल कर लिया। तो प्रश्न का दूसरा सेक्शन था कि सिक्कों के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग करने लगे? तो सोने का उपयोग करने लगे। सीधे सीधे हो गया आपके लिए। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपको मैं बता देता हूँ। हालांकि अगर मैं लिखूंगा तो काफ़ी टाइम मुझे लग जाएगा, तो मैं आपके लिए ये आंसर बताता हूँ। आप ध्यान से सुनिए और इसको अपनी कॉपी में नोट करिए और इसको याद करिए, क्योंकि आने वाली परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो तो इस प्रश्न का आंसर है, रोमन सरकार द्वारा चांदी में मुद्रा ढालना इस धातु की कमी तथा मूल्यवान होने के कारण बंद किया होगा। हमने यहाँ कहा होगा, हमको पता नहीं है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार हमने कहा कि ये धातु मूल्यवान होगी, जिस कारण से इसको बंद किया होगा। इसके अलावा तत्कालीन शासन में, 3री शताब्दी के बाद सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल में, इसके अलावा तत्कालीन शासन में स्पेन में चांदी की जो खानें थी वो समाप्त हो गई थी और सरकार के पास चांदी की जो भंडार थे वो रिक्त हो गए थे, जिसको ध्यान में रखते हुए सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 4ठी शताब्दी में, जब इनका शासनकाल था, सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और परवर्ती संपूर्ण पुराकाल में सोने की मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। वस्तुतः अब चांदी को छोड़कर 3 शताब्दी तक, 300 वर्षों तक, 3 शताब्दी यानी 300 वर्षों तक तो चांदी यूज की। बाद में खदानें में चांदी मिलना बंद हो गई तो सोने कॉन्स्टेंटाइन ने अपनाया। तो सोना अपनाने का कारण सीधा सीधा था कि रोम साम्राज्य में सोने के उस समय कई भंडार थे। तो ये पूरा जो प्रश्न है और उसका जो आंसर है वो मैंने आपको बता दिया है। मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। आप लोग इसको नोट करिए और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमें कमेंट करना मत भूलिए। तो अपने अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। वहाँ पर हम पढ़ेंगे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के सुधार के बारे में और परवर्ती काल क्या है, पूर्ववर्ती काल क्या है और परवर्ती काल के कौन कौन से राजाएं हैं, उनके बारे में हम, जो परवर्ती काल के राजा हुए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। हालांकि हम विस्तार से नहीं जानेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में केवल सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के बारे में दिया गया है। तो औरों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के सुधारों के बारे में जो अक्सर पूछा जाता है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।